आज की हमारी कहानी एक ऐसे कमजोर लड़के के बारे में है जिसे दुनिया का सबसे बेकार इंसान भी पीट कर चला जाता है। लेकिन वो लड़का मेहनत करके दुनिया का सबसे खतरनाक कुंफू मास्टर बन जाता है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें चोई नाम के एक कोरियन लड़के को दिखाया जाता है जो कि जापान में रहकर वहाँ की आर्मी के फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता है। चोय को एक दिन पता चलता है कि जापान की एयरफोर्स में कुछ वैकेंसी आई है, इसलिए वो अपने दोस्त चुनबे के साथ ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जापान की आर्मी कोरियन के साथ सौतेला बिहेव करती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोरियन होते हैं वो उनको बांधकर उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर आर्मी कमांडर कैटो आ जाता है और आर्मी ने जितने भी कोरियंस को बांध रखा था वो उन सभी को खोलने के लिए कहता है। अब जैसे ही कोरियन लोगों को खोला जाता है वो कैटो को गालियां देने लगते हैं, यहाँ तक कि चोय कैटो को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। अब कैटो चोय से कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट में जीत जाते हो तब मैं तुम्हारे साथ सभी कोरियंस को आजाद कर दूंगा। अब कैटो और चोय के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कैटो एक आर्मी कमांडर होता है जिसके सामने चोय टिक नहीं पाता और वो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जापानी आर्मी के ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स हमला कर देती है, जिससे यहाँ पर जितने भी लोग थे वो इधर उधर भागने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जितने भी कोरियन थे वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब चोय अपने दोस्त चुनबे की शॉप पर ही काम करना शुरू कर देता है और इस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन याकुजा नाम का एक गैंगस्टर अपने कुछ साथियों के साथ चुनबे की शॉप पर आता है और उससे हफ्ता मांगने लगता है। लेकिन चुनबे जब उसे हफ्ता देने से मना कर देता है तब याकुजा और उसके साथी उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब चोय जब अपने दोस्त को पिटता हुआ देखता है तब वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उनकी फाइट में कूद जाता है और याकुजा के आदमियों को मारने लगता है। पर तभी याकुजा उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, जिससे चोय डर के मारे पेशाब कर देता है और याकुजा उसके पेशाब को उसी से चाटने के लिए भी कहता है। अब भरे बाजार में चोय की मजाक बन जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बुमशो नाम का आदमी आता है जो कि चोय को उठाकर एक जगह पर बैठा देता है और इसके बाद वो याकुजा और उसके आदमियों से फाइट करने लगता है। चोय भी दूर से ये देख रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान था कि आखिर एक अकेला आदमी इतने सारे लोगों को धूल चटा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुमशो भी कोरिया से होता है और वो एक मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब बुमशो चोय और चुनबे को लेकर अपने साथ एक सर्कस में जाता है जहाँ पर उसके साथ बहुत सारे कोरियन काम करते हैं। यहाँ पर जितने भी कोरियन काम कर रहे थे वो बुमशो की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि बुमशो ही उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। चोय उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाए, लेकिन बुमशो उससे मना कर देता है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, इसलिए तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर चोय इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो बुमशो को मनाने के लिए सर्कस के बाहर ही बैठ जाता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चोय और बुमशो दोनों ही एक गाँव के हैं और बचपन में चोय बुमशो से ही मार्शल आर्ट सीखा करता था, पर किसी वजह से बुमशो को गाँव छोड़कर जाना पड़ा। अगली सुबह बुमशो जब बाहर आता है तो वो देखता है कि चोय अभी भी सर्कस के बाहर ही बैठा हुआ है, इसलिए वो उसकी हिम्मत को देखकर उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बुमशो चोय को मार्शल आर्ट के कुछ कपड़े और एक किताब देता है। इसके साथ ही वो उसे समझाने लगता है कि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को और दूसरों को बचाने के लिए किया जाता है। अब क्योंकि चोय बुमशो की गैंग में शामिल हो चुका था इसलिए वो रिक्शा चलाने का काम करता है और जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है बुमशो उसे फ्री टाइम में मार्शल आर्ट सिखाता है। एक दिन चोय देखता है कि कुछ अमेरिकन सोल्जर एक जापानी महिला को छेड़ रहे होते हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर उन अमेरिकन सोल्जर से फाइट करके उस महिला को बचा लेता है। अब इस तरह से चोय धीरे धीरे लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था क्योंकि लोगों को जब भी मदद की जरूरत होती थी चोय उनकी मदद करने के लिए जरूर जाता था। वो एक दिन कुछ गुंडों से एक योको नाम की लड़की को भी बचाता है, जिससे योको उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगती है। अब उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए याकुजा अपने आदमियों के साथ सर्कस में पहुंच जाता है और बुमशो के आदमियों को मारने लगता है। पर तभी बुमशो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो अकेला ही याकुजा के आदमियों को धूल चटा देता है। पर याकुजा के साथ बहुत सारे आदमी होते हैं, इसलिए वो प्लान बनाकर धोखे से बुमशो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब चोय भी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंच पाता काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बुमशो तब तक मारा जा चुका था। अपनी आंखों के सामने ही अपने गुरु को मरता हुआ देखकर चोय को बहुत गुस्सा आता है और अब वो याकुजा और उसके आदमियों से अपने गुरु की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वो याकुजा और उसके आदमियों को मारने के लिए जाने लगता है और उसके साथ में बहुत सारे कोरियन लोग भी होते हैं। दूसरी ओर हमें याकुजा और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जिनको इस बात का पहले से ही पता था कि वो उनसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए वो उनसे लड़ने की पहले से ही तैयारी में होते हैं।
अब दोनों ग्रुप के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोरियन याकुजा के चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर चोई के भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि उसके साथ जितने भी लोग थे वो कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं होते हैं। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इनकी फाइट रुकवा देती है। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है कि चोई अपना सारा सामान पैक कर लेता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वो अपने ही लोगों को बचा नहीं पाया। चोई जब यहाँ से जा रहा होता है तब योको उसे रोकने की भी कोशिश करती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। हालांकि चोई भी उससे प्यार किया करता था पर इसके बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। वो पहाड़ों पर जाकर अकेले ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है क्योंकि बुमशो के मरने से उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी। लेकिन बुमशो ने उसे जो किताब दी थी अब वो उस किताब के जरिए ही अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने का फैसला करता है। पहाड़ों पर बहुत ज्यादा ठंड थी जिससे उसे वहाँ पर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर वहाँ के वातावरण में ढल जाता है जिससे अब उसे वहाँ की ठंड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चोई के गुरु ने उसे जो किताब दी थी वो उस किताब से अपनी ट्रेनिंग को कुछ ही महीने में पूरा कर लेता है और हम देखते हैं कि वो एक ही बार में किसी भी मजबूत से मजबूत पत्थर को तोड़ देता है। यहाँ पर चोई को भी अपनी ट्रेनिंग पर थोड़ा कॉन्फिडेंस होने लगा था कि अब वो पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होने के लिए उसे किसी फाइटर से फाइट करने की जरूरत थी और इसके लिए वो जापान के एक शहर में आ जाता है जहाँ पर वो किसी परफेक्ट फाइटर को तलाश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग सेंटर का पता चलता है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर वहाँ के कोच को चैलेंज करने लगता है। लेकिन कोच पहले तो अपने स्टूडेंट को चोई से फाइट करने के लिए भेजता है पर वो एक एक करके सभी को हरा देता है। पर बाद में जब कोच उससे फाइट करने के लिए आता है तब वो उस कोच को भी हरा देता है, जिससे अब ये साबित हो चुका था कि चोई ने जो ट्रेनिंग ली है उसके सामने अब कोई भी टिक नहीं सकता है। अब चोई के बहादुरी के किस्से अखबारों में छपने लगते हैं जिससे ये खबर कीटो तक भी पहुंच जाती है और ये जानकर कीटो को बहुत जलन होती है क्योंकि वो पहले से ही कोरियन से बहुत चिढ़ता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी कोरियन जापान में इतना ज्यादा फेमस हो जाए। दूसरी ओर हमें चोई को दिखाया जाता है जो कि बड़े से बड़े फाइटर को चैलेंज कर रहा था और उनसे फाइट में जीत भी रहा होता है, जिससे अब वो जापान में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है कि चोई की मुलाकात अपने पुराने प्यार यानी कि योको से होती है और वो उसे देखकर गले लगा लेता है। दूसरी ओर हमें कीटो को दिखाया जाता है जो कि चोई को फेमस होता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और इसलिए वो मीडिया में ये खबर फैला देता है कि वो चीटिंग करके फाइट जीतता है। उसने जितनी भी फाइट जीती है वो सारी चीटिंग करके जीती है, इसलिए वो चीटिंग करके फाइट जीतने वाला एक ठग है। और इतना ही नहीं, वो चोई को मारने के लिए अपना एक आदमी भी भेजता है जो कि भरे बाजार में चोई के पेट में चाकू मार देता है। लेकिन आज चोई की किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच जाती है और उसकी सारी देखरेख योको करती है जिससे कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोई के पास चुनबे की कॉल आती है और वो उसे जल्दी अपने घर आने के लिए कहता है। लेकिन चोई जब उसके घर पहुंचता है तब तक चुनबे को कोई मारकर जा चुका था, पर मरने से पहले वो उसको बताता है कि ये सब कीटो ने किया और कीटो तुम्हें भी मारना चाहता है। चोई के घर से बाहर आने पर उसे वही हत्यारा मिलता है जिसने बाजार में उसके ऊपर हमला किया था। लेकिन अब चोई कुछ ही सेकंड में उस हत्यारे को मार देता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि इस हत्यारे की एक बीवी और एक बच्चा है और अपने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में से ये काम करना पड़ता है। ये जानने के बाद चोई को बहुत दुख होता है, इसलिए वो उसके परिवार के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगता है। वो उनको अपने गुरु के दिए गए कपड़े देकर कहता है कि वो आज के बाद कभी कोई फाइट नहीं करेगा, पर इसके बदले में वो उनसे माफी की उम्मीद करता है। पर हत्यारे की वाइफ उसे माफ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। लेकिन चोई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है, इसलिए वो उनके घर के सामने ही बैठ जाता है और उनसे माफी की उम्मीद करता है। लेकिन हत्यारे की वाइफ जब ये देखती है कि वो एक माफी के लिए पूरी रात उसके घर के बाहर बैठा रहा है और वो उसके बच्चे से भी बहुत प्यार कर रहा है, तब उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई गलत आदमी नहीं है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें फाइट किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए करनी है। अब चोई इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर वो कीटो को नहीं मारता है तब वही उसे मार देगा और इसके साथ ही उसे कीटो से अपने दोस्त की मौत का बदला भी लेना था, इसलिए वो कीटो को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन कीटो इस बात को पहले से ही जानता था कि चोई से मारने के लिए जरूर आएगा और इसलिए उसने चोई का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी होती है। कीटो ने जापान के बहुत ही अच्छे फाइटर को इकट्ठा कर रखा होता है और वो सभी मिलकर चोई के ऊपर हमला कर देते हैं, पर चोई एक एक करके उन सभी को हरा देता है। ये देखकर कीटो भी काफी हैरान था कि आखिर एक बेकार सा लड़का इतना अच्छा मार्शल आर्ट का फाइटर कैसे बन सकता है। लेकिन वो इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था कि वो उसे आसानी से हरा देगा क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर होता है। लेकिन जब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है तब धीरे धीरे कीटो को एहसास हो जाता है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है। अब फाइट के दौरान चोई कीटो पर भारी पड़ने लगता है और वो उसको गिरा देता है, लेकिन कीटो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और उसका मुकाबला करने
करने लगता है, लेकिन लास्ट में जाकर चोय कीटो की टांग की हड्डी तोड़ देता है, जिससे अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। चोय उसके पंच मारने वाला था, पर तभी उसे कीटो की हालत देखकर तरस आ जाता है, जिससे वो रुक जाता है और उसे माफ कर देता है। ये देखकर कीटो को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसे चोय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो उसके सामने अपना सर झुका देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपके पास ताकत है तब उस ताकत का इस्तेमाल किसी को सताने या किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उस ताकत का इस्तेमाल खुद को और दूसरों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।